हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्लाज्मा क्लासेस के एक और शानदार वीडियो में। जो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के ओल्ड हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर सितंबर 2024 का फुल सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, हर कंसेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे और बताएंगे कि एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे सिक्योर करें। इस पेपर में हम ऐसे सवाल भी हैं जो नेक्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम 2025 में दोबारा आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट्स हैं वो जरूर बनाएं। हम हर सेक्शन को सिस्टमेटिक डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, सेक्शन बी और सी के अंदर शॉर्ट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन डी के अंदर इसमें केस स्टडी विद रीजनिंग और सेक्शन ई के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रिपेयर स्मार्ट स्कोर हाई के साथ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें प्लाज्मा क्लासेस, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा पहला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। इसमें 1 से 9 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 1 मोल एलिमेंट के अंदर, उसके बारे में बताना है। इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ एलिमेंट के अंदर, वो किसके बराबर होते हैं एवोगैड्रो नंबर के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे। तो इसका क्या आएगा, इसका ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। 12 ग्राम ऑफ हीलियम है, उसके अंदर क्या होते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा मोल होते हैं। और मोल को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि 12 ग्राम हीलियम है, उसका मास कितना है 4 है, तो मोल बनाएंगे 12/4 आएगा, यानी 3 मोल आ जाएंगे। तो 3 मोल को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एटम क्या आएंगे, सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मोल इसी के आएंगे। दूसरा देखते हैं, इसमें 0.40 ग्राम कैल्शियम है, मास कितना है इसका 40 है, तो इसके मोल बनाएंगे, मोल क्या आएंगे 0.40 डिवाइड 40, तो इसके मोल कितने आएंगे 0.01। तो इसमें इसके मोल कम बने हैं तो इसके एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एटम्स भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। उसके बाद 46 ग्राम ऑफ सोडियम, इसका मास कितना है 23 है, मोल्स बनाएंगे 46 डिवाइड बाय 23, 2 मोल्स आएंगे। इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे, इसके भी कम है हीलियम के मुकाबले में। उसके बाद 4 ग्राम हीलियम, यानी 12 ग्राम हीलियम के मुकाबले में कह सकते हैं। उसके बाद है 4 ग्राम हीलियम, तो इसका मास क्या आएगा 4 आएगा, तो मोल क्या आएंगे 4 डिवाइड बाय 4, तो 1 आ जाएगा इसका। तो इसमें क्या आएंगे 1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर्स। तो सबसे ज्यादा जो एवोगैड्रो नंबर्स आएंगे इसके अंदर एटम्स आएंगे, वो किसके अंदर आएंगे 12 ग्राम हीलियम के अंदर, यानी कि इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा है द मोलर मास ऑफ C6H12O6 इज, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। तो इसका मोलर मास पूछा गया है, तो इसका मोलर मास कितना होता है। तो इसका मोलर मास के लिए हम क्या ये कहेंगे कि इसका जो सही आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, वो क्या आएगा सी आएगा, यानी 180 ग्राम। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ C6H12O6 वो कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। तो सोल्व करने का हमारा तरीका रहेगा, इसमें कार्बन कितने हैं 6 कार्बन है, उसका एक कार्बन का मास 12 होता है, उसको ऐड करेंगे किसके अंदर, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसमें हाइड्रोजन 12 है, और 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड ऐड कर देंगे इसके अंदर,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बॉन्ड लेंथ आर लोअर इन एलिमेंट हैविंग। बॉन्ड लेंथ सबसे कम कौन से एलिमेंट में होगी, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें ये कहा गया है डबल बॉन्ड में होगी या ट्रिपल में होगी या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होगी या सिंगल बॉन्ड में होगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, जैसे सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी, लो होती चली जाएगी, यानी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर, बी ऑप्शन है, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 होगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस केस के अंदर 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहेंगे हम ए रिएक्शन ए प्लस बी, क्या बनाया, ए प्लस बी ने सी प्लस डी बनाया, प्लस में क्या वेट है वो निकली है, इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। इसके अंदर क्या हुआ है, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज हुआ है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हुआ है। तो इसके अंदर ये कहा गया है द रिएक्शन विल, यानी रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी। तो रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर होगी। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में ये कहेंगे इफ डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एस एंट्रोपी को शो करता है, अगर 0 से उसकी वैल्यू ज़्यादा है एंट्रोपी चेंज की, रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, वो रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी, ज़्यादा आसानी से होगी एट हाई टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहेंगे हम कि असर्शन का एक पार्ट दिया गया है इसके अंदर, फॉर द बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वैल्यू, N1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और N2 की वैल्यू क्या होगी, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन होगी। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, रीजन पढ़ेंगे हम, द वैल्यू ऑफ N फॉर स्पेक्ट्रल लाइन in the Balmer series of hydrogen spectrum having highest wavelength 4 and 5, highest wavelength 4 और 5 में नहीं होती, तो रीजन इसका गलत है, असर्शन इसका सही है। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन है, इसका सही आंसर आएगा। सी ऑप्शन में क्या कहा गया इसके अंदर कि असर्शन क्या इसका सही है, परंतु रीजन क्या इसका रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद इसमें ये कहेंगे करेक्ट आंसर सी। उसके बाद इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें चेंज है। इन द बाल्मर सीरीज द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम, कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर से, किस में आएगा, 2 नंबर के अंदर आएगा, स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर। सो असर्शन इज करेक्ट, असर्शन क्या इसका सही है। और जो रीजन गलत है, क्योंकि हाईएस्ट वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है N3 से लेके N2 के अंदर जब आता है उसमें हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, न कि N4 से 5 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्याउ इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। क्याउ है वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है। W इज आल्सो नॉट ए स्टेट फंक्शन, W भी स्टेट फंक्शन नहीं है। बट वाई क्याउ प्लस डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन, परंतु क्याउ प्लस डब्ल्यू है वो एक स्टेट फंक्शन है। ऐसा क्यों है वो इसमें हमने डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्याउ स्टेट फंक्शन नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, परंतु दोनों को ऐड कर दें तो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसमें क्याउ है हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वर्क को। तो दोनों पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। बट क्याउ प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, जो क्या एक स्टेट फंक्शन है, विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसलिए क्या ये एक
स्टेट फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कि कितनी मात्रा की हीट एनर्जी है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी मात्रा की हीट एनर्जी चाहिए कोई भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, द हीट एनर्जी रेज टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2+, फिल इन द ब्लैंक्स है इसके बाद, इन साइज इन कंपैरिजन टू Fe3। Fe3 के मुकाबले में Fe2+ का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, Fe2+ हैज लार्जर साइज देन Fe3+। Fe3+ के मुकाबले में Fe2+ का साइज लार्ज होता है बिकॉज हाई चार्ज पुल इलेक्ट्रॉन क्लोजर, क्योंकि ज़्यादा चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो न्यूक्लियस के साइड, जो चार्ज ज़्यादा होने के कारण जो उसके बाद वो अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस की साइड, उन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज शोन बाय। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से एलिमेंट के द्वारा शो की जाती है, तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम के द्वारा शो की जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हीलियम आएगा। उसके बाद सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सेक्शन बी हमारा है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या आएंगे 10, 11 और 12 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा वो देखेंगे हम। इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल, डेंसिटी दी गई है 0.793 ग्राम पर मोल, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर। कितना वॉल्यूम चाहिए 2.5 लीटर बनाने के लिए ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। 0.25 m हमें सॉल्यूशन है वो बनाना है इसके अंदर। तो डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, CH3OH की 0.793 ग्राम पर ml, या इसको हम कह सकते हैं 0.793 ग्राम पर लीटर। इसको चेंज कर लेंगे इसको हम, तो ग्राम पर लीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद मोलर मास कितना इसका दिया हुआ है, मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। मोल्स रिक्वायर्ड, कितने मोल चाहिए, मोलर मास गुणा में वॉल्यूम। तो इसमें क्या आएगा इसका 0.25 मल्टीप्लाई 2.5, इसकी वैल्यू 0.625 मोल आ जाएगा। मास रिक्वायर्ड, मास के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, जो इसका मोलर मास है, तो कितना आएगा 20 ग्राम। अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 20 है, डेंसिटी 0.793, तो इसमें कितना आएगा 25.23 ml, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफिल प्रेजेंट्स इन ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स प्लांट के अंदर, लाइट को ऑब्जर्व करता है 4.620 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्स, यानी कि हर्ट्स में दिया तो ये फ्रीक्वेंसी की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन नैनोमीटर। नैनोमीटर के अंदर इसकी वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट हमें करना है। तो इसका आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है इसके अंदर, कितनी दी गई है फ्रीक्वेंसी 4.620 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्स, और इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे C/V, इसमें वैल्यू पुट करेंगे C और V की, वैल्यू कितनी आएगी 6.49 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आएगी 6.49 मल्टीप्लाई 10⁻12 नैनोमीटर। इसकी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी एट लास्ट 6.49 मल्टीप्लाई 10⁻12 नैनोमीटर IR रीजन में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज यूज्ड बाय कार्बन एटम। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन एटम के द्वारा यूज किया जाता है इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है अलग अलग मॉलिक्यूल की, इसमें कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस केस के अंदर
ट्रिपल है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये भी ट्रिपल से है, तो इसकी हाइब्रिडेशन दोनों की कितनी होगी, sp हो जाएगी। इसकी भी sp है, उसकी भी sp। इस केस में देखो इस कार्बन की बात करेंगे हम, ये कार्बन क्या है, इसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 हो जाएगी। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है तो उसका में अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड आएगा तो sp2 और ट्रिपल आएगा तो sp। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में ये कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम, ए पार्ट डिस्कस करेंगे। ए पार्ट में हमने कहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ईच कार्बन आइटम फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। उसके बाद CH3CHO है दूसरा एसिडल्डिहाइड, इसमें क्या आएगा, जो CH3 है उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। उसके बाद सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे हम। सेक्शन सी डिस्कस करेंगे जिसमें 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस है कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, उसका एक स्मॉल सैंपल बर्न करेंगे। इन ऑक्सीजन क्या मिलेगा हमें, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। एंड नो अदर प्रोडक्ट, बाकी और कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, वॉल्यूम कितना लिया है, 10 लीटर। मेजर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट 11.6 ग्राम। कैलकुलेट क्या क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर मास ऑफ गैस और मोलिकुलर फॉर्मूला, इनको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर देखेंगे, पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर फाइंड मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द सैंपल। कार्बन और हाइड्रोजन का मास है उसको अलग अलग करेंगे हम। तो हमें क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है 3.38 ग्राम और इसको 12.01 ये कार्बन का मास है। और टोटल मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44.01। तो इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 0.9224 ग्राम कार्बन के मास आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का मास आएगा, वाटर के अंदर वाटर की वैल्यू दे रखी है 0.690। तो इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008 और टोटल मास कितना होता है 18.016। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मास ऑफ हाइड्रोजन की 0.07721 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में इसमें स्टेप नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 2 में कहेंगे मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे। मोल निकालने के लिए मोल्स कार्बन के निकालेंगे। कार्बन के मोल्स कैसे निकालेंगे, यानी कार्बन का मास बटा में क्या आएगा, उसका मोलर मास आएगा। तो कितने मोल आएंगे, 0.07680 मोल आ जाएंगे। ऐसे ही मोल हाइड्रोजन के निकालेंगे हम, इसमें क्या आएंगे, हाइड्रोजन का मास बटा में उसका मोलर मास, कितने मोल्स आएंगे, 0.07660 मोल आ जाएंगे। रेशियो क्या आएगा, दोनों का लगभग बराबर है, ये दोनों वैल्यूज जो बराबर हैं, इसलिए रेशियो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा इसका, CH, क्योंकि एक कार्बन है इसमें और एक ही क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या देखेंगे कि मोलर मास ऑफ गैस हम कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ गैस 10 लीटर एट STP, तो 10 डिवाइड बाय 22.4 लीटर से उसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे, 0.44643 मोल आ जाएंगे हमारे पास। तो मोलर मास निकालेंगे, तो मास बटा में मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। 11.6 ग्राम हमें मिला है और है मोल्स कितने, 0.44643। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 25.98 ग्राम मोल इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी ओवरऑल 26.0 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 26 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है इसके अंदर, स्टेप नंबर 4 के अंदर। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना दिया है, 12 और 12.01। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास प्लस में एक हाइड्रोजन है 1.008, तो कितनी वैल्यू आएगी, 13.018 आ जाएगा। एन फैक्टर निकालेंगे। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे कि
मोलिकुलर फार्मूला मास बटा में एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूले को 2 से, तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा C2H2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और या डिक्रीज, क्या होगी, इनमें से कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमें इसमें बताना है। तो ये पार्ट देखो, इसमें ये पार्ट में कहेंगे लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, कोई भी लिक्विड है क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें क्या एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लिक्विड से एंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैस की होती है, गैस से कम लिक्विड की, लिक्विड से कम सॉलिड की। तो लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एंट्रोपी डिक्रीजेस व्हेन ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू ए सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बी पार्ट में डिस्कस करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड रेज टू फ्रॉम 0 केल्विन टू 150 केल्विन, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे 0 केल्विन से 115 केल्विन के अंदर, तो उसके केस में क्या होगा कि एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होगा, 0 से 115 केल्विन में क्या होगा, उसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स बढ़ेगी, जिसके कारण एंट्रोपी की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की बात करेंगे, इसमें हम सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें ये कहेंगे हम कि हमें क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, उसको वो टूटेगा किसके अंदर, हीट करते ही सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो इस केस में क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर क्या ये सॉलिड है और प्रोडक्ट के अंदर क्या आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए गैस के रूप में बने हैं, इसलिए क्या इनकी एंट्रोपी गैस की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो इसमें भी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज 2 गैसियस मोलिक्यूल आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम सॉलिड रिएक्टेंट, क्योंकि 2 गैसियस मोलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं किससे, सॉलिड रिएक्टेंट से। उसके बाद इसी पार्ट का डी ऑप्शन देखेंगे हम, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है किसके अंदर टूट जाता है, ये भी गैस की फॉर्म में और ये भी गैस की फॉर्म में, 2 गैस के एटम में टूट जाता है, तो ये एक मोलिक्यूल था, ये 2 एटम है, तो इसकी संख्या बढ़ेगी, तो इस केस में भी क्या होगा, एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज होगी। यही कहेंगे एंट्रोपी इंक्रीजेस, डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है व्हेन हाइड्रोजन H2 डिसोसिएट इनटू 2H गैस, इसके अंदर टूट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन नंबर डी है इसके अंदर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ेंगे, और केस स्टडी का जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो 4 मार्क्स का है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली, ढंग से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन के क्या करेंगे, आंसर देंगे हम। तो इसमें क्या है, ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड, क्वालिटेटिव मेजर करते हैं कोई भी एबिलिटी एटम की कोई केमिकल कंपाउंड के अंदर, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई भी एटम की वो एबिलिटी जिसके कारण वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से अलग और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से अलग, इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है ये दोनों, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। हाउएवर ए नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, पोलिंग स्केल, मुलिकन जेफे स्केल, एलर्ड रोचर स्केल हैव बीन डेवलप्ड, ये अलग अलग स्केल डेवलप किए गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। इन 1992 असाइन arbitrary the value of 4.0, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4.0 फ्लोरीन के लिए। द एलिमेंट कंसीडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, 4.0 वैल्यू होने के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की उसकी सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, फ्लोरीन की। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट, कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट बाउंड, वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन से दूसरे एटम के साथ वो एलिमेंट जुड़ा हुआ, उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है। दो इट इज
नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। इसी कारण जो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए मीन स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। Therefore, electronegativity is directly related to non-metallic property of element। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे रिलेटेड है? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है कोई भी एलिमेंट की, उससे रिलेटेड है। Thus, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस ए पीरियड। अक्रॉस ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आता है? इंक्रीज होती है जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर चलते हैं। इज अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज इन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है वैसे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और डिक्रीज किस में होता है? मेटालिक प्रॉपर्टी के अंदर डिक्रीज होता है एलिमेंट के अंदर। उसके बाद इसके लिए कुछ क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के बेस पे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसके अंदर पहला ए पार्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। इनका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो हमें बताना है। तो इसका क्या ऑर्डर आएगा? आंसर में देखेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें सिलिकॉन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉस्फोरस की ज़्यादा है, कार्बन की उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन इसी पैराग्राफ का वो देखते हैं, बी पार्ट में पढ़ेंगे हम। व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, लिबिडियम और सीजियम। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा एटॉमिक रेडियाई का, वो डिस्कस करेंगे। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा एटॉमिक रेडियाई का कि लिथियम का जो रेडियस होता है वो सबसे कम होता है, और सोडियम का उससे ज़्यादा, पोटासियम का उससे ज़्यादा, लिबिडियम का उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सीजियम का होता है इस ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद सी पार्ट, इसी पैराग्राफ का सी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। व्हाई डज ऑक्सीजन हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका आंसर देखेंगे हम। इसमें ये कहेंगे नाइट्रोजन हैव ए स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन के पास जो स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच पी ऑर्बिटल, प्रत्येक पी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन 1 पी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के अंदर 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो एक पेयर 1 पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, कोजिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, सो इट इज ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इसी कारण उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। हैंस ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। इसी कारण ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है नाइट्रोजन के मुकाबले में। उसके बाद इसका डी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे हम। डी पार्ट में कहेंगे हम, व्हाट हैपन टू मेटालिक कैरेक्टर डाउन ए ग्रुप। ऊपर से नीचे ग्रुप में चलते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेटालिक कैरेक्टर है ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। एटम मोर इजिली लॉस इलेक्ट्रॉन। ऊपर से नीचे चलेंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मीनिंग एटम क्या है आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे एज साइज इंक्रीजेज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद सेक्शन ई की बात करेंगे हम। सेक्शन ई में क्या आएंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 16 नंबर और 17 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर कितना आएगा? 5 मार्क्स का होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है हमें, एंड कंपेयर देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंपेयर करना, और उनकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो भी बतानी है। किसके लिए? N2, N2 प्लस और N2 माइनस के लिए। तो इसके लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम N2 के लिए कैसा बनेगा, इसमें देख सकते हैं कि ये साइड वाले हैं, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तीनों के तीनों। ये साइड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक नाइट्रोजन के हैं, ये दूसरे नाइट्रोजन के हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 1s2, 2s2, 2p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इधर भी फिल करेंगे 1s2, 2s2, 2p3। उसके बाद अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक बॉन्डिंग का होता है लो एनर्जी वाला, हाई एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग का होता है। ऐसे इसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग का। ऐसे इसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पी के, एक नाइट्रोजन के 3 ही दूसरे के, यानी टोटल कितने हो गए? 6।
तो 6 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग के और 3 एंटी बॉन्डिंग के इसके अंदर बन जाएंगे। अब इसमें एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया, यानी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, पहले 2 लो एनर्जी वाले में, वनस सिग्मा वनस में, फिर सिग्मा स्टार वनस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा टूवस में, सिग्मा स्टार टूवस में, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। फिर उसके बाद पाई 2p x में एक, फिर पाई 2p y में दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं, पहले उनमें पैरेलल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, उसके बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2p z उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस केस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है प्रत्येक का, और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी हमने शो करना है। तो अलग अलग के लिए पढ़ेंगे N2 N2 प्लस और N2 माइनस के लिए। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। ए पार्ट में क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 1s2 की, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s2 की, उससे भी ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s2 की, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, पाई 2px की, उसके बराबर एनर्जी किसकी है, पाई 2py, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके अंदर, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं, और टोटल एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं इसके अंदर, देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग के हैं, 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग है, बाकी जो बच गए वो बॉन्डिंग के हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10। तो 10 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1/2 बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसकी मैग्नेटिक जो नेचर है वो देखेंगे हम, तो किस नेचर का होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। उसके बाद नेक्स्ट की क्वेश्चन की पार्ट की बात करेंगे इसी के अंदर, N2 प्लस के अंदर। N2 प्लस का मीनिंग, प्लस आ गया तो इसका मीनिंग 14 इलेक्ट्रॉन थे N2 के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो इसमें कितने रह जाएंगे, 13 रह जाएंगे। रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, उससे रिमूव करेंगे, यानी सिग्मा 2pz से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, सिग्मा 1s2, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s2, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s2, उससे ज़्यादा एनर्जी पाई 2px2 इक्वल किसकी है, पाई 2py2, उससे ज़्यादा एनर्जी पाई 2pz1 के अंदर। इसमें बॉन्डिंग के देखेंगे हम, बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 8 और 1 9, 9 तो बॉन्डिंग के, एंटी बॉन्डिंग के 2 स्टार वाले, 2 और 2 4। तो बॉन्डिंग के तो कितने आगे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एंटी बॉन्डिंग के इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, कैसे आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 9 - 4, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा है हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है पाई 2pz के अंदर, इसलिए क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर आएगा। उसके बाद इसका सी पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सी पार्ट है सी का N2 माइनस के अंदर कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन, N2 के अंदर 14 थे, माइनस चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग में आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वो कहाँ आएगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें ये लिखेंगे सिग्मा 1s2 की से ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 1s2, से ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s2, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s2, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा पाई 2px2, इसके इक्वल एनर्जी सिग्मा 2 पाई है, यहाँ पे ये पाई आएगा, पाई है, पाई 2py2, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz2, और उससे ज़्यादा एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, एंटी बॉन्डिंग में, जिसका नाम क्या है, पाई स्टार 2px1 आ जाएगा। तो इस केस में बॉन्डिंग के देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन 2 2 4
और 2 6, ये 2 8 और 2 10। 10 तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देखेंगे हम, स्टार वाले 2 2 4 और 1 5, यानी 10 बॉन्डिंग के हैं और एंटी बॉन्डिंग के 5 है इसके अंदर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके अंदर, 10 है। एंटी बॉन्डिंग के कितने आगे इसके अंदर, 5 है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1/2, 10 - 5 कितना आ जाएगा, 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर कैसा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, π*2p, x1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। उसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन है, डिफाइन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम डिफाइन करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए हम क्या कह सकते हैं, एन आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में, बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में। फॉर्म बाय, कैसे बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, वन एटम से दूसरे एटम की साइड, जैसे NaCl में है, Na से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके साथ, Na मेटल है, क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, तो मेटल से नॉन मेटल की साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे, Na+ और Cl-, और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण आयनिक बॉन्ड बनते हैं NaCl के अंदर। उसके बाद इसका बी पार्ट डिस्कस करेंगे हम। बी पार्ट में क्या कहा गया है, फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड HCl मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस के ऊपर हमें बताना है कि H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा और HCl का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो पहले हम H2 के मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। तो इसमें कहेंगे हम, ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द वनस ऑर्बिटल। प्रत्येक हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल के अंदर। तो 2 वनस ऑर्बिटल ओवरलैप हेड टू हेड, आमने सामने क्या करेंगे, 2 वनस के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, सिग्मा ओवरलैपिंग बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। दिस ओवरलैप फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में और स्टेबल H2 का मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद HCl के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। HCl में क्या है, हाइड्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, क्लोरीन की क्या है 3p5 है, तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन p के अंदर है। तो इस केस में 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ओवरलैप करेगा 3p ऑर्बिटल क्लोरीन के साथ और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये HCl का मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद इसका C पार्ट डिस्कस करेंगे। C पार्ट में देखेंगे हम, विच आउट ऑफ अमोनिया एंड NF3 हैज हायर डाइपोल मूवमेंट एंड वाई। अमोनिया और NF3 में से किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होगा, अमोनिया का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द NF3। क्यों होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका रीजन क्या है, इसके अंदर रीजन में ये देखेंगे कि अमोनिया का मॉलिक्यूल है तो इसका बॉन्ड डाइपोल होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है नाइट्रोजन की ज़्यादा, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। द लोन पेयर मूवमेंट एक्ट एज सेम डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन के अंदर हाइड्रोजन से जो एरो के निशान होंगे डाइपोल मूवमेंट के, वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की साइड होंगे। इस कारण डाइपोल मूवमेंट जो लोन पेयर का होता है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में होता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो दोनों का जो स्ट्रॉन्ग नेट डाइपोल होगा। परंतु NF3 के अंदर जो बॉन्ड होता है डाइपोल NF का, उसमें क्या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, यानी उससे अपोजिट है NH से। एक्ट अपोजिट टू द लोन पेयर मूवमेंट, और लोन पेयर के मुकाबले में लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी और NF की डायरेक्शन एरो की नीचे की साइड होगी। तो इसलिए पार्शियल कैंसिलेशन, जो अपोजिट होंगे तो कैंसिलेशन करेंगे तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, स्मॉल आएगा। इसी कारण कहेंगे हम NH3 है उसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में, NF3 के मुकाबले में, ये कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर हम 17th, इस पार्ट में हम ये कहेंगे, ये एक इस क्वेश्चन में ये कहेंगे हम कि एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, 3d ऑर्बिटल के अंदर। गिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ NL/M फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। NL और M 3 क्वांटम नंबर बताने हमें, इसके लिए आंसर देखेंगे इसका। फॉर एन इलेक्ट्रॉन
इन 3D ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है 3D ऑर्बिटल के अंदर, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आएगा 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब शेल के ऊपर डिपेंड करता है, डी के ऊपर, तो एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल के ऊपर डिपेंड करता है, एल की वैल्यू जितनी होती है उतनी प्लस उतनी माइनस, जैसे -2 -1 0 +1 और +2, टोटल 5 वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बी पार्ट डिस्कस करेंगे हम 17 क्वेश्चन का। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉयल ऑफ हैवी मेटल, थिन फॉयल यूज करते हैं हैवी मेटल लाइक गोल्ड प्लेटिनम एंड हैव बीन यूज्ड टू बी बोmbarded बाय अल्फा पार्टिकल, इनका यूज करते हैं अल्फा पार्टिकल के टकराने के लिए। इफ थिन फॉयल ऑफ लाइट एलिमेंट, अगर उसकी जगह लाइट एलिमेंट की यूज करें जैसे एल्यूमिनियम की इज यूज्ड, व्हाट डिफरेंस वुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव रिजल्ट, क्या डिफरेंस आएगा जो ऊपर रिजल्ट आए उनके मुकाबले में। इसका आंसर देखेंगे हम। आंसर है ए फॉयल ऑफ लाइट एलिमेंट, लाइट एलिमेंट की फॉयल यूज करते हैं जैसे एल्यूमिनियम, इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैवी मेटल के मुकाबले में, जैसे गोल्ड के मुकाबले में। द अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वुड बी डिफ्लेक्टेड मच लेस, वो कम डिफ्लेक्ट होंगे, एंड नो लार्ज एंगल बैकवर्ड, कम डिफ्लेक्ट होंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो स्कैटरिंग है वो क्या लार्ज एंगल से ऑब्जर्व नहीं होगी। द क्यों, क्या रीजन है इसके अंदर, तो इसमें क्या आएगा, लाइट न्यूक्लियाई हैव मच स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज, लाइट न्यूक्लियाई पे स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज होता है, स्मॉल एटॉमिक नंबर होता है, एंड लेस मास, और उसका मास भी क्या होता है लेस होता है। हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल होते हैं जो रिपल्सन होता है। द लाइट न्यूक्लियाई इज वीकर, रिपल्सन वीक होगा, एज ए रिजल्ट मोस्ट अल्फा पार्टिकल वुड पास स्ट्रेट वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन, इसीलिए मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होंगे सीधे निकल जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बैकवर्ड स्कैटरिंग या लार्ज एंगल से वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है। इलेक्ट्रॉन इमिटेड आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है जीरो वेलोसिटी से, व्हाट व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन, जब रेडिएशन की में एक्सपोज किया जाता है उसकी वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम होती है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, एंड वर्क फंक्शन को क्या करेंगे मेटल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आंसर देखेंगे हम, क्या क्या गिवन है अपने को, वेवलेंथ दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, 6800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इसको, मीटर में वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो रेडिएशन इज एट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, रेडिएशन क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट हमें दी हुई है कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्लांक कांस्टेंट हमें दिया हुआ है h इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसकी हम, न्यू नोट c बाय लैम्डा नोट आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6.8 × 10⁻⁻7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4.41 × 10⁻14 हर्ट्ज वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट है दूसरा पार्ट, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी, तो उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा, W0 इज इक्वल टू एच न्यू नोट के बराबर। तो W0 कितना है इसके अंदर वैल्यू कितनी है प्लांक कांस्टेंट की 6.626 × 10⁻34 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें W0 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, यानी वर्क फंक्शन की 2.92 × 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, वाई लाइन स्पेक्ट्रा इज आल्सो कॉल्ड फिंगर प्रिंट स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम को फिंगर प्रिंट स्पेक्ट्रम हम क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर देखेंगे हम। आंसर में ये कहा गया है ईच एलिमेंट हैज, प्रत्येक एलिमेंट है
यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेशल लाइन स्पेक्ट्रा होता है बिकॉज ऑफ इट्स एटम हैव कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी लेवल, क्योंकि उसके प्रत्येक एटम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी लेवल होते हैं। जस्ट एज फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट भी क्या होते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई पर्सन, कोई भी पर्सन के यूनिक होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा आता है वो भी क्या होता है, इसके लिए यूनिकली आइडेंटिफाई एलिमेंट के अलग अलग होते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम, इसीलिए क्या कहते हैं उसको, फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसी का, उसमें कहेंगे हम द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एलिमेंट है कोई भी हाइड्रोजन एटम का, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे दे रखी है, -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻18 बाई n स्क्वायर जूल। क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट से, कितनी एनर्जी चाहिए उसको हमें बताना है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दे रखी है, कितनी है, En इज इक्वल टू -2.818 मल्टीप्लाई 10⁻18 बाई n स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दे रखी है। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो E2 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻18 बाई n स्क्वायर। n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 की पावर 2 आएगी तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो -5.45 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इट मस्ट रीच टू n इन्फिनिटी की वैल्यू लेंगे, वेयर E इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो डेल्टा E की वैल्यू कितनी आएगी, E इन्फिनिटी माइनस E2, तो E इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी, 5.45 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल। टू फाइंड एनर्जी पर मोल में एनर्जी निकालेंगे, तो E की वैल्यू क्या है, E की जो डेल्टा E की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.28 मल्टीप्लाई 10�9 जूल पर मोल। और एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, 5.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 जूल पर एटम में इतनी आएगी, और 3.28 किलो जूल पर मोल में इतनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे हम, व्हाट वर द वीकनेस ऑफ और लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम की वीकनेस या लिमिटेशन क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें पहला इसमें पॉइंट है, कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इसने लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, डिड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन के बारे में इसने नहीं बताया। उसके बाद तीसरा, फेल टू एक्सप्लेन जीमान्स इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ये इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट, उस दोनों इफेक्ट के बारे में इसने नहीं बताया था। उसके बाद कुड नॉट एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर, यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ड्यूल नेचर जो डी ब्रोगली कंसेप्ट था उसके बारे में नहीं बताया था। और कुड नॉट एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके बारे में इसने नहीं बताया था। थैंक यू।